हेरात, कंधार और मजार शरीफ जैसे मुख्य शहरों को जोड़ता है। अफगानिस्तान का सबसे ज्यादा व्यापार इसी हाईवे से होता है। भारत ने अफगानिस्तान में 218 किलोमीटर लंबे जरंज दिलाराम हाईवे का निर्माण भी कराया है। जरंज अफगानिस्तान में ईरान बॉर्डर के करीब से गुजरता है। अफगानिस्तान के साथ होने वाले व्यापार के लिए जब पाकिस्तान ने रास्ता देने से इनकार कर दिया था, तो यह हाईवे ही भारत के लिए रणनीतिक महत्व वाले रास्ते के तौर पर सामने आया। जरंग दिलाराम हाईवे से ईरान के चाबहार बंदरगाह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन भारत के सामने सवाल यह है कि क्या अब हम इस रास्ते का इस्तेमाल अफगानिस्तान के लिए कर सकते हैं? अफगानिस्तान में रीजनल कनेक्टिविटी के अलावा भारत की मौजूदगी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर दबाव पड़ता है। इसीलिए पिछले 10 सालों में भारत ने यहाँ कई विकास योजनाओं में करीब 22,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश भी किया है। हिंदी सिनेमा's most famous पठान कैरेक्टर शेर खान इन जंजीर शेर खान सिंह, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। Friendship is my faith. Friend is my life. This is the creed of Afghans and Indians. यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। इतिहास की किताबें पलटते हुए अगर गलती से 2 पन्ने चिपक जाएं, तो हम एक झटके में 400 साल जंप कर जाते हैं। 2-2.5 हजार साल ह्यूमन हिस्ट्री में कोई बहुत पुरानी बात नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूं कि लगभग 2300 साल पहले सम्राट अशोक के समय में भारत की सीमाएं अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, तो इसका मतलब यह है कि अभी कुछ दिनों पहले तक अफगानिस्तान भारत का एक जरूरी और शानदार हिस्सा हुआ करता था। अफगान आज भी मानते हैं कि हमारे और उनके पूर्वज एक हैं। हमारे बौद्ध राजा कनिष्क के नाम पर अफगानिस्तान में होटल्स हैं, इमारतें हैं। यानी अफगानिस्तान से हमारे तार बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं और बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। एक और रिश्ता है हमारा, दर्द का रिश्ता। भारत की तरह अफगानिस्तान ने भी कई आक्रमण झेले हैं। सिकंदर ने हम पर भी हमला किया, उन पर भी किया। अंग्रेजों ने हमारी आजादी को भी अपने बूटों तले रौंदना चाहा, उनकी आजादी को भी। कई संघर्षों से गुजरा है अफगानिस्तान। अभी कुछ बरस पहले शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका के आपसी संघर्ष में भी अफगानिस्तान लंबे समय तक पिसता रहा। आज वहां क्या हालात हैं और ये हालात क्यों हैं, इसको समझने के लिए हमें उनकी आजादी के शुरुआती दिनों में वापस लौटना होगा। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आए? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है, कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। He was one of our forefathers. मैंने कहा तब तो हमारे हाथ से जुड़ गए। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में ये सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। साल 1919 में अफगानिस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। उस समय भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती थी। अंग्रेजों ने ड्यूरेंड रेखा खींचकर भारत अफगानिस्तान को अलग कर दिया। आजादी के बाद अफगानिस्तान में राजशाही का दौर शुरू हुआ। शाह वंश के आखिरी राजा मोहम्मद जहीर शाह साल 1931 में जब अपना इलाज कराने इटली गए थे, तब उनके सेनापति दाऊद खान ने उनका तख्ता पलट कर दिया।
और खुद प्रधानमंत्री बन गया। 1977 में दाऊद खान ने संविधान लागू कर खुद की सरकार भी बना ली, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर सारे पद उन्होंने अपने पास ही रख लिए। लेकिन जल्द ही दाऊद की हुकूमत से अफगानिस्तान की जनता ऊब गई। 1978 में अफगानिस्तान में शोर रेवोल्यूशन हुआ, जिसका नायक नूर मोहम्मद तारिकी था। अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बने नूर मोहम्मद तारिकी को उस समय के सोवियत संघ का पूरा सपोर्ट हासिल था। इसलिए जल्द ही कम्युनिस्ट सोवियत संघ का असर अफगानिस्तान पर भी दिखाई देने लगा। तारिकी ने तेजी से अफगानिस्तान का मॉडर्नाइजेशन किया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अस्पताल खोले जाने लगे। राष्ट्रपति तारिकी ने महिलाओं की शिक्षा पर भी खासा ध्यान दिया। शायद आपको यकीन न हो कि आज के अफगानिस्तान से उलट 60 और 70 के दशक का अफगानिस्तान कुछ ऐसा दिखाई देता था। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए बुर्का पहनने की पाबंदी हटा दी गई थी और लड़कियां भी अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती थी। लेकिन 1996 में तालिबान राज के दौरान महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों के लिए स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई थी और अब उसी दौर के लौटने की आशंका है। जब वो किसी काम पर जाएं या बाजार में जाएं या फिर किसी सामाजिक काम में हिस्सा लें, किसी तरह का कोई खास बुर्का नहीं है। कई तरह से पर्दा किया जा सकता है। ये उन पर है कि वो काम के आधार पर किस तरह से पर्दा करना पसंद करेंगे। संग सारी तो बहरहाल मुकद्दर है मेरा, आपके हाथ में पत्थर नहीं देखी जाती। गैरों ने अफगानिस्तान पर जो कहर ढाए उनसे क्या शिकायत, वो तो पराए थे। लेकिन तालिबान तो अपने हैं, उसी अफगानी सरजमीन की पैदाइश है जिसे वो तबाह करने पर आमादा थे। पहाड़ों का यह खूबसूरत देश कभी बेहद खुशहाल हुआ करता था। अंग्रेजों से आजादी के बाद यहां राजतंत्र आया और फिर कम्युनिस्ट विचार वाली सरकारें भी आईं। इस दौरान आम लोगों की जिंदगी बेहतर हुई, दम घोटने वाली पाबंदियां हटी, खुली हवा में सांस लेने का माहौल बना, स्कूल और कॉलेज खुले, लोगों को रोजगार मिला। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान पर्यटन के नजरिए से एक खूबसूरत देश माना जाता था और छुट्टियां मनाने के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था। अफगानिस्तान की सैर लोगों की विश लिस्ट में टॉप पर हुआ करती थी। आज अफगानिस्तान के जो हालात हैं उसे देखते हुए 70 के दशक के उस दौर को अफगानिस्तान का सुनहरा दौर कहा जा सकता है। तब अफगानिस्तान में शांति थी और लोग अपने तरीके से जिंदगी जीने के लिए आजाद थे। 70 के दशक का ये वो दौर था जब अफगानिस्तान एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था। लेकिन अफगानिस्तान का ये सुनहरा दौर उस वक्त खत्म हो गया जब अमेरिका ने यहां दिलचस्पी ली। उन दिनों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के वर्चस्व को खत्म करने के लिए अमेरिका ने सोवियत समर्थित राष्ट्रपति नूर मोहम्मद तारिकी का उन्हीं के विदेश मंत्री हफीजुल्लाह अमीन से तख्ता पलट करा दिया। राष्ट्रपति तारिकी की हत्या कर दी गई और उनकी मौत के करीब महीने बाद 24 दिसंबर 1979 को सोवियत संघ की 40वीं आर्मी बटालियन बॉर्डर पार करके अफगानिस्तान में दाखिल हो गई। ऑपरेशन स्टॉर्म 333 के तहत सोवियत सेना ने हफीजुल्लाह अमीन की हत्या कर दी और बाबराक कमाल अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बना दिए गए।